पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी है। एसजीएक्स निफ्टी धीमे धीमे कमजोरी की तरफ इशारा करता हुआ दिख रहा है। 1.4% नीचे, 20 अंकों का नुकसान, 1.25% नीचे हो चुका है शंघाई का बाजार। हांगकांग में नुकसान होता हुआ दिख रहा है 1.4% और साफ तौर पर निक्केई नीचे है। तो कुल मिलाकर ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी इस वक्त बढ़ती हुई नजर आएगी आपको। यूरोप और डाउ फ्यूचर्स भी देख ली जाए, लगे हाथ खाली एक सिंगापुर छोड़ दें जो हरे निशान में, बाकी सारे नीचे। 27 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स है और यूरोप के बाजार अगर देखें तो वो भी एक अंदाजा लगेगा कि फुटसी वगैरह किस तरह से खुल सकते हैं। थोड़ी कमजोरी के साथ फुटसी के बाजार तो आधा से 4% का नुकसान, तो यूरोप में भी नुकसान के साथ कारोबार होने की संभावना। लेकिन जो भारतीय बाजारों का एक्शन है उस पर करते हैं फोकस। स्टील कंपनियां रहेगी एक्शन में, क्योंकि चुनिंदा प्रोडक्ट पर एमआईपी 4 फरवरी तक राइट 4 फरवरी तक बढ़ाई गई है। जी हाँ, 4 फरवरी 2 महीने के लिए बढ़ गया। 2 महीने के लिए। अविनाश बताइए किन कंपनियों को फायदा होगा, क्या खरीदारी करनी चाहिए? देखिए 2 रीजन हैं इसमें आज। एक तो ये पॉजिटिव हो गया और दूसरा मेटल्स ग्लोबली बहुत कमजोर हुए हैं शंघाई वगैरह में, तो अब एक वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। दोनों में से किस चीज पर भरोसा किया जाए, फिर खरीदारी करनी चाहिए क्या? नहीं, मुझे लग रहा है कि मेटल्स में टाटा स्टील और वेदांता, ये दोनों ही कंपनीज पे हमको लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो सकता है। और कहीं ना कहीं आई थिंक ये एक्सटेंशन अगर हो गया है तो डोमेस्टिकली ये मैन्युफैक्चरर्स को फायदेमंद वाली बात रहेगी। आई थिंक क्लियरली मेटल्स में जो कमजोरी है इससे ये कंसर्न हो सकता है कि इन द शॉर्ट टर्म इम्पोर्ट्स का जो फ्लडिंग है वो शायद हो, बट क्लियरली अगर एमआईपी प्राइस आता है तो क्लियरली कम से कम नेक्स्ट मार्च तक मेरे ख्याल से होपफुली ये कंपनीज को कहीं ना कहीं प्राइसेस में सहारा मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि वेदांता और टाटा स्टील पे नजर रखना चाहिए। ओके, वेदांता टाटा स्टील में करे खरीदारी, घबराए नहीं। ग्लोबल मार्केट्स में मेटल की कमजोरी से ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ये खबर बड़ी है तो कंपनी के लिए ये फायदेमंद हो सकता है। ये राय है अविनाश की। लेकिन अब शुरुआत करेंगे भारतीय बाजारों की और सबसे ज्यादा अहमियत वाली शुरुआत होगी करेंसी मार्केट की। और वो क्यों? क्योंकि शुक्रवार को बड़ी अच्छी मजबूती के साथ वीकली क्लोजिंग दी रुपए ने 68.19। ये था डॉलर के मुकाबले में 1 रुपए का भाव। 15 पैसे की मजबूती के साथ हम बंद हुए। तो जाहिर सी बात है कि इस मजबूती के बाद जो डॉलर इंडेक्स 101.43 के आसपास है, यूरो 20 सालों के निचले स्तरों पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। क्या करेंसी कमजोर होगी? ये तो पक्का है, लेकिन कितनी कमजोर होगी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। चलिए, पहले टिक आपकी स्क्रीन पर सेंसेक्स और निफ्टी पर आती हुई दिख रही है और आप देख सकते हैं हरी निशान में दिख रहा है 53 अंक ऊपर निफ्टी है, सेंसेक्स 8 अंक ऊपर। क्यों ऊपर है? टीसीएस 4.5% ऊपर, विप्रो 0.5% ऊपर है इस वक्त। बीपीसीएल 2% ऊपर दिख रहा है। मारुति में थोड़ी तेजी दिख रही है। ओएनजीसी 10% नीचे है। अच्छा ओके, ऑयल एंड गैस के लिए तो थोड़ा ये पॉजिटिव माहौल है। लेकिन चलिए, शुरुआती टिक्स में बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी फैंटेसी होती है कि ये वाले लेवल हम स्क्रीन पर देखें। वो देखने का यही वक्त होता है कि शुरुआती 2-3 मिनट में आपको जो ट्रेड डाल दें, बाद में कैंसिल कर लें। रुपया खुल चुका है। अच्छा, कोई खास कमजोरी हुई नहीं, 1% एकदम स्टेबल खुला है। तो करेंसी मार्केट में मजबूती है भाई, तो ये कहना पड़ेगा। तो हमारा बाजार, हमारा करेंसी मार्केट ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में काफी बेहतर दिख रहा है। अच्छी बात है। चलिए, तो यहां पर मजबूती जो है उसका कितना फायदा उठा पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। एक और स्टॉक पेनिनसुला लैंड, मानस इसके चार्ट्स देखकर बताएं। पेनिनसुला के लिए खबर जो आ रही है वो ये है कि 1000 करोड़ रुपए जुटाना चाहते हैं। ये 150 एकड़ जमीन बेचकर अपने कर्जों को कम करेंगे। 1700 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है और उसे कम करना चाहते हैं। अब छोटी प्राइस का स्टॉक है, योजना है, बेची नहीं है। पहले बता दूं सब दर्शकों को कि योजनाएं तो बनती है, वो कार्यान्वित होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल पेनिनसुला के लिए खबर है। क्या कह रहे हैं चार्ट्स? कुछ ट्रेड बनता है, छोड़ दे? छोड़ देना बेहतर है। चार्ट्स वीक लगते हैं, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स बन रहे हैं। और सबसे पॉइंट ये है कि ध्यान रखिए कि 2008 के जो लोस थे स्टॉक के 15 रुपए के आसपास, और उसके नीचे लगातार करीब 8-10 ट्रेडिंग सेशन स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो बेहतर ये रहेगा कि आपको लॉन्ग बनाने हैं तो 17 रुपए से पहले लॉन्ग ना बनाए, उसके ऊपर क्लोज हो तो ही लॉन्ग बनाए। ओके, चलिए, तो ये राय पेनिनसुला लैंड पर खुलता जरूर मजबूत है, बाद में टिक नहीं पाता है। देखना होगा आज खुलने के बाद क्या टिकता है या नहीं। लेकिन आज काफी सारे और स्टॉक्स हैं जहां पर नजर होनी चाहिए। इंडिया ग्लाइकॉल, इसने भी अपने नतीजे पेश किए। कई कंपनियों ने देखिए अपने नतीजे पेश किए हैं। अर्निंग सीजन बड़ा लंबा चला है इस बार। आप नंबर्स देखिए, अभी तक कई कंपनियों के आ रहे हैं। अशोका बिल्डकॉन के ऊपर रखिएगा नजर, अच्छे नंबर्स। कोल्टे पाटिल के अच्छे नंबर्स। तो ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिनके नंबर्स अच्छा हैं। और आज देखिए मेटल कंपनियां, वीजा स्टील, मोनेट इस्पात, उत्तम गैलवा, छोटी छोटी कंपनियां यहां पर तेजी बनती हुई दिख रही है। प्री ओपनिंग ट्रेड इस तरफ इशारा कर रहे हैं। एनएमडीसी करीब 3% मजबूती के साथ खुलने की तैयारी करता हुआ आपको नजर आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा कमजोरी भरा माहौल हीरो मोटोकॉर्प में देखने को मिल रहा है। प्री ओपनिंग ट्रेड्स में ये दिख रहा है। और
कोल इंडिया, ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स आज थोड़ी कमजोरी के साथ खुलेंगे, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। बिल्कुल। और तमिलनाडु के कुछ स्टॉक्स पर नजर रखिए, खासतौर से सन टीवी। ये स्टॉक आज दमदार प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है, 10% ऊपर खुलने के संकेत आ रहा है। खबरें आपने सुनी होगी, जयललिता काफी बीमार है, उनकी स्थिति नाजुक है और जनरली ये स्टॉक्स इन तरह की खबरों पर रिएक्शन देते हैं। फिलहाल अब 2% ऊपर आता हुआ दिखा, लेकिन इस बीच ये स्टॉक्स हैं, इन पर मारन बंधुओं से जुड़े हुए स्टॉक्स, इन शेयरों पर जरूर नजर रखिएगा। और कौन से स्टॉक्स जिन पर नजर रखनी चाहिए? नजर नहीं, एक्चुअली जिनके दम पर आपको ट्रेड करना चाहिए या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे ना खुले तो, जहां ट्रेडिंग के मौके आपको मिले, वो स्टॉक्स आपको मिलते हैं सुबह 7:30 से 8 स्टॉक 2020 में। और आप देख रहे हैं पिछले पूरे हफ्ते दोनों कैप्टन्स ने क्या जबरदस्त प्रदर्शन किया। बाजार कैसा भी रहो, 4-4, 5-5% की कमाई दोनों कैप्टन्स कर रहे हैं, यानी कि दिन के दौरान 8-8, 10-10% की कमाइयां हो रही है स्टॉक 2020। तो देख लेते हैं आज कौन से हैं टॉप 20 ट्रेडिंग आइडियाज। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, 10 के 10 बल्लेबाजों से भरी हुई है टीम। कोल्टे पाटिल के नतीजे बेहतरीन आए, 52% देखिए मुनाफा बढ़ा है। इंडिया ग्लाइकॉल का भी मुनाफा करीब 40% से ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया है। बीजीआर एनर्जी ने भी शानदार नतीजे पेश किए हैं ओवर द वीकेंड। तो ये वो 3 कंपनियां जिन्होंने अच्छे परिणाम पेश किए हैं, यहां पर तेजी देखने को मिलेगी। एनएमडीसी ने कीमतें और की बढ़ाई हैं, इसीलिए जीएमडीसी में भी एक रैली देखने को मिल सकती है। एनएमडीसी के साथ अच्छी खबर यह भी है कि ये एक सब्सिडी में स्टेक सेल कर रहे हैं। डिपेंडेबल का दर्जा में सिलेक्टर्स ने अशोका बिल्डकॉन को दिया है, यहां पर भी अच्छे परिणाम के दम पर आज इसे टीम में शामिल किया गया है। वीजा स्टील, उत्तम गैल्वा, मोनेट इस्पात जैसी कंपनियों को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि सरकार ने 19 प्रोडक्ट्स पर मिनिमम इंपोर्ट प्राइस बढ़ा दिया है। मियाद इसकी 2 महीने के लिए बढ़ाकर फरवरी तक कर दी है, तो अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। केस इंटरनेशनल को भी एक ऑर्डर मिला है, जिसके दम पर यहां पर आज रैली देखी जा सकती है। चलिए मेरी टीम पे नजर डालते हैं और यहाँ पे भी खरीदारी का पूरा फोकस है कल्याणी स्टील्स एमआईपी बढ़ाने की खबर के चलते। सूर्य रोशनी में एक रेटिंग अपग्रेड आया है इकरा की तरफ से, वो बड़ा पॉजिटिव माना जा रहा है, क्योंकि छोटी कंपनियों के अक्सर रेटिंग के इश्यूज खड़े हो जाते हैं। लेकिन महानगर गैस में खरीदारी की सलाह है, क्योंकि गैस की कीमतें जो पीएनजी और सीएनजी है उसके दाम महानगर गैस ने बढ़ा दिए हैं, ये इनके लिए एक पॉजिटिव है। IL&FS इंजीनियरिंग, इसको एक ऑर्डर मिला है, उसकी वजह से सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे एक अच्छी तेजी बनेगी पश्चिम बंगाल की ओर से। कोजिन, इसको भी एक ऑर्डर मिला है, यहाँ पे भी खबर है कि जो छोटी छोटी कंपनियां हैं जिनको ऑर्डर मिल रहे हैं वो एक बड़ा पॉजिटिव है इनके लिए। IT इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। A to Z इंफ्रा को छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर मिला है, तो यहाँ पे भी खरीदारी का रुझान बनेगा। वहीं सीमेंस अपना जो विंड पावर बिजनेस है उसको बेचने के लिए आज इनकी बोर्ड बैठक है, तो वो खबर के चलते इस पर खरीदारी करें। पार्सोना डेवलपर्स नतीजे थोड़े बेहतर आए हैं, कंपनी भारी नुकसान से अब थोड़ा थोड़ा पॉजिटिविटी की ओर बढ़ रही है, इसलिए खरीदारी के नुकसान है। वहीं प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने भी बहुत उम्दा नतीजे पेश किए। हाई टिकट साइज का शेयर है, लेकिन फिर भी नतीजे काफी बेहतर की वजह से इसमें तेजी रखी। और कैडिला हेल्थ केयर का एक मामला जो लगान के साल था वो सेटल होता हुआ दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह होगी। राइट, तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन गौरव, सन टीवी, ये बताइए इसमें किस तरह की पोजीशंस अब तक बनी हुई हैं? क्या आपको शॉर्ट पोजीशंस बनती हुई दिख रही हैं? आज एक अच्छी रैली स्टॉक में देखने को मिलेगी, तो शॉर्ट कवरिंग का कितना सहारा मिल सकता है? सन टीवी के चार्ट्स देखकर भी बताइए और FNO डेटा देखकर भी बताइए। देखिए, शॉर्ट्स थोड़े बहुत तो बने, एग्रेसिवली मैं नहीं कहूँगा इसमें शॉर्ट्स बने हैं, लेकिन थोड़े बहुत इसमें शॉर्ट्स बने हैं। सपोर्ट्स के आसपास अगर आप देखेंगे कि पिछले 4 या 5 इंस्टेंस में जहाँ पे लॉन्ग बनना शुरू होते वो है 430 से 435 का लेवल, और उसके दरमियान इसने क्लोजिंग दी है। तो मुझे लगता है अगर ये लेवल सस्टेन अगर हो गया तो ऊपर में आपको एक बार वापस 460-465 तक के लेवल एक बार देखने मिल सकते हैं। तो 430 के स्टॉप लॉस आप बाय कर सकते हैं अगर ये 440 के आसपास अगर खुलता है तो। 440 के आसपास खुले तो खुलता है 450 के पार। ओके, वागले साहब जरा चार्ट देखिए, अहमियत वाले लेवल कौन से हैं, और अगर 450 52 के आसपास 55 के आसपास खुल जाए तब क्या होगा? अनिल जी, बेसिक पैटर्न वीक है। न्यूज पे अगर ऊपर खुलता है तो वो लेवल है 450-452, तो मैं वहां पे बेचने की राय रखूंगा। हाँ, हालांकि इंट्राडे आप क्योंकि 455 के ऊपर टिक गया तो हाँ, तो फिर व्यू चेंज होता है, फिर 475 तक जा सकता है। तो 455 पे नजर रखना है ना। ये कुछ भी हो सकता है। देखिए, स्टॉक ऐसा ही है, ये 10% भी चल जाए तो बड़ी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ चलेगा, लेकिन 10% भी चल जाए तो बड़ी बात नहीं है। तो अब यहाँ पर मेरे ख्याल से आप शॉर्ट करने में थोड़ा
सावधान, शॉर्ट तो ना करें, शॉर्ट तो ना करें, शॉर्ट ना करें। अगर अच्छा है शॉर्ट पोजीशन तो कवर भी कर लेनी चाहिए, नहीं? हाँ, कर लेनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो कर लेनी चाहिए। थोड़ा इंतजार कर लें, वागले साहब की राय पे 455 के ऊपर टिकता हुआ दिखे तो काट लें, और नीचे मिले तो अच्छी बात है। स्टॉक टू वॉच आज सन टीवी का शेयर रहने वाला है। मारन बंधुओं की कंपनी है, बड़ी मुश्किल में थी और अब एक अच्छी तेजी आज के दिन देखने को मिल रही है, तो इस स्टॉक पर रखिएगा नजर। लेकिन आज मेटल कंपनियां तो क्या जोरदार प्रदर्शन दिखाएंगे। आप देखिए छोटी छोटी मेटल कंपनियों को बड़ी राहत मिल रही है। अच्छा, 2 महीने के बाद देखिए, पहले अक्टूबर तक बढ़ाया था कुछ प्रोडक्ट्स पर, फिर अब कुछ और प्रोडक्ट्स के ऊपर सरकार ने एमआईपी बढ़ा दिया। अच्छा, एमआईपी से इन कंपनियों को फायदा भी बहुत मिल रहा है, नतीजों पर असर भी देखने को मिल रहा है। एक और अच्छी बात है वो ये कि बड़ा कर्जा था इन सारी कंपनियों के ऊपर और अब ब्याज दरें घटने लगी हैं। बिल्कुल, तो ये वाकई में बड़ी पॉजिटिव है। तो इन छोटी कंपनियों के लिए एक अच्छा माहौल बनता हुआ दिख रहा है, तो इन तमाम शेयरों पर आप जरूर नजर रखिएगा आज के सेशन में। आइए रिजल्ट वाले स्टॉक्स बता दूं जो एक्शन में। कोल्टे पाटिल 7% ऊपर, इंडिया ग्लाइकोल 5% ऊपर। इंडिया ग्लाइकोल के चार्ट्स पर हमने राय नहीं ली ना? नहीं। चलिए मानस बताएं, इंडिया ग्लाइकोल के चार्ट्स देखकर 5% ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है 138 पर। वहां खुलेगा तो उसके बाद क्या करना है? देखिए, जो मेन ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही स्टॉक ने करेक्शन के बाद 100 दिनों की मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया था। अगर आप अब चार्ट देखेंगे तो ऐसा लगता है कि हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड डेली चार्ट से फिर से चालू हो गया, और ऐसा लगता है कि एटलीस्ट 145 जो पिछले हाईज थे स्टॉक उसको टेस्ट कर सकता है। तो मेरी राय में तो अगर 138 के आसपास ओपन होता है तो इंट्राडे या तो 1 से 2 दिनों के लिए बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं, जहां आपके स्टॉप लॉसेज 132 के नीचे होंगे। ऑलराइट, और बैंक निफ्टी देखिए बिल्कुल सपाट खुलने के आज और इशारा कर रहा है। बैंक निफ्टी को अगले साहब किस तरह से ट्रेड करेंगे? तो आज देखिए बहुत ही सपाट है, कोई बहुत बड़ी कमजोरी नहीं होगी, बिल्कुल फ्लैट खुलेगा। यही खुलेगा तो क्या करना चाहिए? आई थिंक हेमंत थोड़ा वेट करना जरूरी है, पहले आधे घंटे की या 15 मिनट की एक्शन देखे ओके, और फिर ही ट्रेड करे। मैं समझता हूं 18,430 के ऊपर सस्टेन करते हैं बैंक निफ्टी दिसंबर फ्यूचर्स के लेवल से 100 पॉइंट, तो तेजी भी की जा सकती है फॉर 18,600 टारगेट। तो थोड़ा वेट कर लें, वो ज्यादा ठीक रहेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि एसजेक्स निफ्टी भले कुछ भी हो, हमारे बाजार खराब खुलने के संकेत तो नहीं दे रहे। देखिए करेंसी मार्केट नीचे नहीं खुला, अब हमारे बाजार प्री ओपनिंग पे अब टिकना बड़ा सवाल है कि वो मजबूत खुलने के बाद टिक पाते हैं, यानी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो 2 पॉइंट ऊपर दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में निफ्टी, और 22 अंक ऊपर दिख रहा है सेंसेक्स। अच्छा, एसजेक्स निफ्टी ने मूड बदला है कि नहीं, जरा दिखाइए एसजेक्स निफ्टी, आइडिया लगेगा अभी कि उतना ही है, अभी उतना ही है। ये सिंगापुर वाले सही पड़ते हैं या हमारे प्री ओपनिंग सेशन के ट्रेडर, क्योंकि वैसे प्री ओपनिंग सेशन को बहुत ज्यादा अहमियत इसलिए नहीं देनी चाहिए कि वहाँ कारोबार ज्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी कम से कम एक चीज है कि उतना बुरा हाल तो नजर नहीं आ रहा है। एशिया एक बार फिर से देख लेते हैं, स्ट्रेट टाइम्स एक हरे निशान में, बाकी निक्केई और हांगकांग, शंघाई थोड़ा और कमजोर हो गया है, चाइना सबसे ज्यादा कमजोर है। अच्छा, आज देखिए कि सेकंड हाफ बहुत इंपॉर्टेंट होगा। शुरुआत में अविनाश भी यही कह रहे थे, इटली की खबर के बाद अब और वहां पर किस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं अब से लेकर दोपहर तक, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यूरोप की ओपनिंग और एक्चुअली और डाउ फ्यूचर्स भी आपको सही संकेत यूरोप के बाद ही देते हैं। ठीक बात है, अभी हम भले ही एशिया देख के डाउ फ्यूचर से संकेत ले, लेकिन अल्टीमेटली डाउ का ज्यादा कनेक्शन यूरोप के बाजारों से, और जब यूरोप खुलेंगे फिर डाउ फ्यूचर्स में किस तरह का रुझान आता है। और यूरोप के फ्यूचर्स शायद अभी नहीं देखने चाहिए, ये भी सेकंड मतलब 1 घंटा पहले खुलने से पहले देखने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई बदलाव है नहीं और ये फ्यूचर्स आपको सही से इंडिकेट नहीं, 0.5% नीचे ही है। हाँ, लेकिन इनमें 1-1.5 घंटे से कोई बदलाव हुआ नहीं है। एक और देखता हूँ, इटली का भी फ्यूचर है एक्चुअली, फुटसी इटली फ्लैट दिखा रहा है, 11 अंक नीचे है, तो मतलब वहाँ फुटसी फ्यूचर लंदन वाला 0.5% नीचे है और इटली वाला फ्लैट है, तो देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर आज यूरोप काफी अहमियत वाला होगा, कैसा प्रदर्शन वहां पर होता है। इस बीच निफ्टी के स्टॉक्स टेक महिंद्रा, आइडिया और हीरो मोटोकॉर्प, ये 3 स्टॉक, ये ओएनजीसी क्यों नीचे है? ओएनजीसी शेयर तो कायदे से ऊपर होने चाहिए और ओएमसी नीचे होनी चाहिए। गौरव, ओएमसी में कोई और शॉर्ट बनता है क्या? अभी क्रूड 55 के आसपास आ गया, रुपया वैसे हाँ कमजोर नहीं हो रहा, लेकिन 68-69 इस रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो क्या करना चाहिए? कोई खरीदारी या बिकवाली का मौका तीनों में से? ओएनजीसी में फिलहाल मुझे लगता है कि थोड़ा दूर रहना चाहिए, वोलेटाइल रहेंगे। यहाँ पे काफी सारे शॉर्ट्स बन चुके हैं, तो मैं बिकवाली की सलाह दूंगा। सेल ऑन राइज है, काफी ऊपर में इसका रेजिस्टेंस वगैरह, तो यहाँ पे अगर आप शॉर्ट भी करना, रिस्क को उतना फेवरेबल नहीं होगा, तो वो लिहाज से एक बार यहाँ से थोड़ा दूर रहेंगे तो बेहतर है।
ऑलराइट, चलिए तो ये रहा ओएनजीसी पर बिल्कुल बहुत सरप्राइजिंग है आज। वैसे तो देखिए पिछले हफ्ते कच्चे तेल में 12.5-13% की तेजी देखने को मिल रही थी, $55 के करीब ये पहुंच गया है। और ओएनजीसी जैसी कंपनियों के लिए अच्छी तेजी, लेकिन शायद ज्यादा तेजी पिछले हफ्ते हो चुकी है नहीं अभी। और वैसे भी क्रूड जिस लेवल पे 55-56 बेहद अहमियत वाला लेवल है, आर्या पार वाला मामला है। अगर यहाँ से ऊपर निकला तो बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, और नहीं तो घूमने के लिए ये सही लेवल है, यहीं से वापस रिवर्स भी होता है जनरली। तो 55-56 के आसपास क्रूड पहुंच चुका है, और शायद यही वजह कि ओएनजीसी अभी रिएक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन देखेंगे रिएक्शन इनमें कब क्या कुछ आता है। फिलहाल कमजोरी का रुझान यहाँ पर दिखा है, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा इस मेरिल की दमदार रिपोर्ट के बाद 1% ऊपर खुलेगा। टॉप गेनर यही है वायदा का, माफ कीजिएगा, निफ्टी में, और उसके ठीक पीछे है ल्यूपिन। ये एक ट्रेड आपके लिए। सरकारी कंपनी में नुकसान है आज एक्चुअली, न सिर्फ ओएनजीसी बल्कि एनटीपीसी, बीपीसीएल, गेल, ये सब के सब, कोल इंडिया, सब नीचे खुलते हुए दिख रहे हैं। तो सरकार की एनएवी थोड़ी आज कम होगी ऐसा संकेत लग रहा है। तो हमेशा सरकार को फायदा होता दिखा है पिछले कुछ दिनों में, जिस तरह की तेजी इन शेयरों में हुई है। नतीजों के दम पर जो कमजोर दिख रहे हैं, ड्रेजिंग, ये भी सरकारी कंपनी है, और सुप्रीम इंफ्रा 3.5% नीचे दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में। मुझे एंड्योरेंस, ये नई लिस्टिंग, इसके भी नतीजे इस वीकेंड पर ही आए, तो दमदार नहीं, नतीजे ढीले ही, लेकिन हाँ स्टॉक 0.5% नीचे, कोई खास गिरावट नहीं है। फ्यूचर एंटरप्राइजेस, इसके भी नतीजे आए थे और 1.25% कमजोर है ये शेयर। उसके अलावा नतीजों के दम पर जो अच्छा एक्शन दिख रहा है, कोल्टे पाटिल 7.5% मजबूत है, इंडिया ग्लाइकोल 5% मजबूत है, अशोका लेलैंड 5% मजबूत है। पार्श्वनाथ ये क्यों ऊपर, इसके तो नतीजे खराब ही दिखे थे मैंने। पार्श्वनाथ भी 2.5% मजबूत है नतीजों के दम पर। और बीजीआर एनर्जी, इसने भी नतीजे वीकेंड पर पेश किए थे, 1.5% बीजीआर एनर्जी मजबूत है। लेकिन इसके अलावा जो खबरों के दम पर स्टॉक सेक्शन में पेनिनसुला लैंड की हम बात कर रहे थे, 9% ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है। सुनील हाईटेक, ये लगातार सर्किट से सर्किट चल रहा है स्टॉक, जब से इसका स्टॉक स्प्लिट और बोनस हुआ है 3-4 दिनों से स्टेट्स बन रहे हैं ऊपर के। देखते हैं आगे किस तरह का प्रदर्शन ये स्टॉक करता है। सन टीवी, ये है आज का स्टॉक परफॉर्मेंस जो 4% ऊपर एग्जैक्टली उसी लेवल पर खुल रहा है जो वागले साहब ने बोला है, 455। तो खुलने के बाद पूछेंगे वागले साहब से आगे क्या। चलिए पहले शुरुआत करते हैं भारतीय बाजारों की प्री ओपनिंग सेशन के बाद। सेशन आपकी स्क्रीन पर 40 अंक ऊपर है सेंसेक्स, लेकिन निफ्टी 2 अंक नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। तो शांत शुरुआत करनी होगी भारतीय बाजारों की, बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे नहीं। टॉप गेनर है महिंद्रा 1% के फायदे के साथ इस वक्त, और इसके अलावा ल्यूपिन में 1% की मजबूती, टाटा मोटर्स 0.5% मजबूत, टाटा स्टील और टीसीएस यानी कि टाटा ग्रुप की शेयरों में आज थोड़ी पॉजिटिव रुझान शुरुआती कारोबार में। डॉक्टर कमजोर है 1.5% नीचे, गेल में नुकसान 0.5% का, हीरो मोटोकॉर्प एलएनटी जैसे दिग्गजों से 0.5% का दबाव। लेकिन कहना होगा एचडीएफसी के मुकाबले में बाजार उतने खराब नहीं खुले, थोड़ी सी कमजोरी, 8 अंक नीचे सेंसेक्स और 8 ही अंक नीचे निफ्टी आपको नजर आएगा। कमजोर क्या है, एफएनओ स्पेस में देखिए एनआईटी टेक, ये स्टॉक क्यों कमजोर है, 4% नीचे खुला है। टोरेंट फार्मा 2.5% नीचे, क्रोम्पटन 3% नीचे, गोदरेज कंज्यूमर्स 2% नीचे, हमारा राजा 1.5% नीचे। तो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो कमजोर खुलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आज का स्टॉक ऑफ हमारे सन टीवी 5% का बड़ा उछाल, सन टीवी में 461 पहुंच चुका है, 455 के पार निकल गया है ये, और ये अब 475 ना अगले साहब 70-75 क्या बोला, 470 नेक्स्ट लेवल पर नजर रखिए। एनसीसी लिमिटेड यहाँ थोड़ी सी तेजी होती दिख रही है, एनएमडीसी में मजबूती है, जेएसपीएल, टाइटन मजबूत खुला है, महिंद्रा मजबूत खुला है, भारतीय इंफ्राटेल पसंद किया था, गौरव ने खरीदारी करने के लिए आज से 1% मजबूत खुलता हुआ। तो ये कुछ एक स्टॉक्स है जो मजबूती की तरफ बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। बाजार कमजोर है लेकिन बेहद मामूली, 50 अंक नीचे सेंसेक्स, निफ्टी महज 2 अंक कमजोर है, कोई खास कमजोरी नहीं। बैंक निफ्टी एकदम फ्लैट है, मिड कैप इंडेक्स 104% ऊपर है, यानी कि नो ट्रेड जोन में। सेंसेक्स निफ्टी अभी भी अमन लगता है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ही है, जी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन। अच्छा, एक मजे की बात देखिए, बैंक निफ्टी 50 अंक नीचे गया, बैंक निफ्टी ने फिर 50 अंक से रिकवरी दिखाई पिछले 1 मिनट के अंदर अंदर। तो बुल्स कोशिश कर रहे हैं बाजार को ऊपर ले जाने में, लेकिन आज 2 हैवी वेट्स पर रखिए नजर, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी ये इकलौता ऐसा स्टॉक है जो बाजार पर दबाव डालने का काम कर रहा है। देखिए 3% की कमजोरी, अगर सबसे ज्यादा कमजोरी कोई एक शेयर बाजार पर इस समय बना रहा है सेंसेक्स और निफ्टी पर, तो वो ये दिग्गज है। तो इस पर नजर होनी चाहिए ये किस तरह से परफॉर्म करता है। साथ ही प्राइवेट सेक्टर बैंक देखिए, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये भी नरम खुलते हुए दिखे। अब बात करते हैं छोटे मझोले स्टॉक्स की। वीजा स्टील 11% ऊपर, मोनेट इस्पात 8% ऊपर। आज जिस तरह से उत्तम गैलवा देखिए 4% मजबूत, कल्याणी स्टील में 4% की तेजी देखने को मिल रही है। तो छोटी मझौली मेटल कंपनियों में तेजी इसीलिए देखने को मिल रही है क्योंकि
सरकार ने मिनिमम इंपोर्ट प्राइस 19 प्रोडक्ट्स पर 2 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। बार्स, रॉड, फ्लैट स्टील प्रोडक्ट्स के ऊपर 2 महीने और इन कंपनियों को राहत दी गई है। राज टीवी पर भी रखिए नजर। देखिए ये स्टॉक भी तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है और इस शेयर में किस तरह की तेजी अब बनती हुई नजर आ रही है। 7% मजबूत है ये स्टॉक। तो सन टीवी में तो तेजी हुई, लेकिन राज टीवी में भी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है आज के सत्र में। साथ ही नजर रखिए इंडिया ग्लाइकॉल्स पर, अच्छे परिणाम इन्होंने पेश किया। अशोका बिल्डकॉन, पोल्टे पाटिल, इन्होंने अच्छे नंबर्स पेश किए हैं और यहां पर तेजी आज के दिन बनती हुई। एनएमडीसी अच्छी मजबूती दिखा रहा है। एफएनओ में सन टीवी के बाद सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला स्टॉक दरअसल यही है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है मार्केट में। बिल्कुल, और वही दिख रहा है क्योंकि डायरेक्शन क्लियर नहीं है बाजार का, इसलिए हम कह रहे थे कि शुरुआती कारोबार में कोई ट्रेड लेना नहीं चाहिए। तो ट्रेड के साथ अच्छा, एक चीज पूछते हैं बागले साहब से। सन टीवी पे तो आपने पूछा, राज टीवी 10% ऊपर है, ये कैसा लगता है आपको चार्ट देखकर? क्या ये और ज्यादा ऊपर जा सकता है? क्योंकि इसकी तेजी काफी अच्छी गति से ये बढ़ रहा है ये शेयर। नहीं हेमंत, मुझे पैटर्न क्लियर नहीं है, मैं वेट करूंगा। ओके, फिलहाल 7-8%, 9% की मजबूती दिखा रहा है। तो आज काफी सारे स्टॉक्स हैं टीवी सेक्टर से जुड़े हुए और चेन्नई से जुड़े हुए जो अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, साउथ के, इसलिए हम कह रहे थे कि तमिलनाडु वाले सारे शेयरों पर नजर रखिए, यहाँ पर एक्शन हो सकता है और होता हुआ दिख भी रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। 17%, 16% ऊपर, 15% की तेजी देखिए राज टीवी में देखने को मिल रही है। स्टॉक्स इसी तरह की खबरों के दम पर दौड़ लगाने वाले हैं, लेकिन वही बात है कि फंडामेंटली ट्रैक किया है आपने अविनाश इसको कभी? या राज टीवी तो अनिल जी हम ट्रैक नहीं करते ना। ये प्रकाश दीवान जी का फेवरेट शेयर रहा करता था, मुझे याद है। हाँ, वो ट्रैक करते थे और उन्होंने कई बार कहा था कि उनको बहुत अच्छा लगता है ये स्टॉक, और आज देखिए अच्छी बढ़त बन रही है इसमें। चलिए, तो ये है स्टॉक राज टीवी और सन टीवी, 2 टीवी सबसे ज्यादा देखे जाने वाले आज कम से कम शुरुआती कारोबार में, ये कह सकते हैं। और टीवी की बात निकली तो टीवी के साथ ही एक और स्टॉक जोड़ दूं, वो है टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आज फिर से 8% ऊपर होता हुआ दिख रहा है। मेटल, छोटे मेटल स्टॉक्स बड़ी उछाल, कल्याणी, उत्तम, ये दोनों तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। और पेनिनसुला लैंड सिर्फ 9% ऊपर है। योजनाएं बनाने में भी स्टॉक भाग जाते हैं। अगर ये कार्यान्वित करेंगे तो क्या होगा, सोच सकते हो आप कि इतनी तेजी हो सकती है। चलिए, तो ये है। लेकिन सन टीवी पर ही एक राय ली जाए अब गौरव की। गौरव, 5% भाग गया स्टॉक और ओपन इंटरेस्ट 7% बढ़ा है, क्या ट्रेड होगा अब? देखिए, अगर रिस्की का ट्रेडर है तो मुझे लगता है 4-5 रुपए के स्टॉप लॉस से एक बार आप कोशिश कर सकते हैं इसको लॉन्ग करने की, क्योंकि आप अगर देखेंगे प्रीवियस इसकी हिस्ट्री, जब भी स्टॉक ने एक अच्छी उछाल दी है, 1 या 2 दिन के बाद टिका नहीं स्टॉक, वापस उसने प्रीवियस जो लेवल्स है वो टेस्ट किए हैं। थोड़ा रिस्की है, थोड़ा डाइसी है और खबरों के दम पे ये ऊपर है, थोड़ा आपको कॉशियस रहना पड़ेगा। ऊपर में आपको एक बार ये 470 के लेवल एक बार दिखा सकता है, तो आप 454 के स्टॉप लॉस से एक बार इसको इनिशिएट कर सकते हैं लॉन्ग। के तो स्टॉक पर रखिए नजर। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या ड्रीम रन स्टॉक में देखने को मिला है। आप देखिए आज के बाजार में भी 6-7% की तेजी दिखा रहा है, और अगर इसका थोड़ा सा लंबा चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या रैली स्टॉक में देखने को मिली है। वागले साहब, जिन्होंने होल्ड किया है उनको क्या करना चाहिए? 80% की तेजी इस महीने, वैसे 15-20 दिनों में ही ये पूरी की पूरी तेजी देखने को मिली है। देखिए आपको चार्ट दिखा रहा है कि आखिरी 15 दिनों में ये किस तरह से दौड़ा है। सरकार ने जैसे ही नोटबंदी की बात करी और उसके बाद बाजार को समझ में आया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और ई पेमेंट्स का जमाना आगे होगा, और ये वो कंपनी है जो नीरज ने सुझाई थी स्टॉक 2020 में, हम हर रोज कह रहे हैं। और देखिए क्या रैली बनी है स्टॉक में। ये बताइए, अभी भी होल्ड करना चाहिए? ये ड्रीम रन वाला स्टॉक है, वैसे इस क्वार्टर का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक कहा जा सकता है इसको। हेमंत, अगर थोड़ा सा लंबा व्यू लेते हैं और 160 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जो शायद ट्रेडर को कंफर्टेबल ना हो, तो मुझे 220 तक के टारगेट लगते हैं। लेकिन ये ऐसे 2-3 दिन का व्यू नहीं है, 3 से 4 हफ्ते का व्यू लेते हैं, तो यहां से भी मुझे कम से कम 30-40 रुपए की तेजी लगती है, जो काफी बड़ी होती है। ये यूपीएस सॉफ्टवेयर एक और ऐसा स्टॉक है जो वो जो थीम है ना, ये काफी अच्छा प्ले आउट हो रही है। ये एचडीएफसी लिमिटेड में कोई खबर है क्या? एचडीएफसी इतना क्यों गिरा है? 3-3.25% निफ्टी का दिग्गज स्टॉक यही दबाव बना रहे हैं, इसको हटा दे तो बाजार ऊपर ही बहुत। एचडीएफसी 3.5%, क्या कोई रिपोर्ट आई है, क्या हुआ है? एचडीएफसी में ऐसा क्या हो सकता है जिसकी वजह से 3.5% सीधा नीचे खुले? ये इंटरेस्टिंग है। चलिए, हमारी रिसर्च टीम थोड़ी देर में आपको बताएगी अगर कुछ ऐसी खबर है तो एचडीएफसी में क्या कुछ हुआ है। लेकिन इस बीच एक स्टॉक मदरसन सुमी, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, पोजीशंस तो बनना शुरू हुई है। अभी यहाँ पर 0.5% स्टॉक नीचे हुआ है और 1.5% यानी कि 1.5 लाख शेयर जुड़े हैं ओपन इंटरेस्ट में।
तो थोड़े थोड़े शॉर्ट्स बनना शुरू हुए हैं, अब थोड़े बने हैं, ज्यादा बनेंगे या नहीं ये जानते हैं इस वक्त। मानस, शॉर्ट करना चाहिए मदरसन सुमी को क्या? देखिए, जब तक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, 300 रुपए इस टाइम 200 दिनों का मूविंग एवरेज है, तो उसके ऊपर चलना मैं शॉर्ट करने की सलाह नहीं देता। मैं समझता हूं कि अगर थोड़ी सी गिरावट और आ जाए और 300 के आसपास आ जाए और वहां पर थोड़ा सस्टेन करे स्टॉक, तो मैं समझता हूँ शायद करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और वहां पर बाय करने का ही रिकमेंडेशन रहेगा। फिलहाल के लिए इंतजार करें, 300 के आसपास ही कोई भी डिसीजन लिया जा सकता है। एक बार आपके सामने पेश करते हैं हम कंट्रीब्यूटर्स की सूची, तो आपको समझ में आएगा जो अनिल बता रहे हैं कि बाजार में अगर HDFC आज नीचे नहीं होता तो फिर बाजार कितना ऊपर होता, क्योंकि बड़ा हैवी वेट है, सेंसेक्स निफ्टी का भाग है। देखिए 15 अंक ये इकलौता ऐसा स्टॉक है, और साथ में जब HDFC कमजोर है तो HDFC बैंक में भी कमजोरी देखने को मिले, दोनों को मिला लीजिए करीब 18 अंक का दबाव ये दोनों स्टॉक्स मिलकर बाजार पर बना रहे हैं, वरना बाजार होता दरअसल आज ऊपर। चार्ट्स कैसे लगते हैं बताइए सर? HDFC हालांकि ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल्स कहां पर हैं? क्योंकि आज 3.5% का कमजोर होना बहुत अनयूजुअल है। जनरली FIS की पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि किसी ने बड़ी हिस्सेदारी बेची है आज HDFC में, वो भी बाजार खुलने के साथ साथ ही। तो कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको ये आज सपोर्ट के तौर पर रिस्पेक्ट कर सकता है? हेमंत, 1200 का ही वो लेवल है जिसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। अभी आज का लो इंट्राडे लो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर 1200 के नीचे क्लोज होता है तो फिर ये 1150 1130 तक जा सकता है, तो व्यू बेरिश होगा। बहुत सरप्राइजिंग है। देखिए आज इन्फोसिस, विप्रो, ये भी HCL टेक, ये IT सेक्टर भी जो FIS के पास है वहां पर थोड़ी बहुत बिकवाली होती हुई नजर आ रही है, और HDFC जैसा हैवी वेट भी समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली। एनीवे, एक और स्टॉक जो मुझे एक्शन में दिख रहा है, BGR एनर्जी। ये स्टॉक देखिए, ये भी तमिलनाडु का स्टॉक है हेमंत, और मेरे ख्याल से इसमें तेजी की दो बड़ी वजह है। एक तो जो जयललिता फैक्टर जिसकी वजह से राज टीवी और सन टीवी चल रहे हैं, ये फायदा सेंटिमेंट वाला BGR एनर्जी को भी मिलता है। दूसरा जो मैं देख रहा हूँ, BGR एनर्जी के जो नतीजे आए हैं इस वीकेंड पर, और नतीजों में 37% प्रॉफिट बढ़ा है, 8 करोड़ से बढ़कर 11 करोड़ हुआ है प्रॉफिट, और मार्जिन भी 9% के आसपास के रहे हैं, सस्टेनेबल है, बिल्कुल सस्टेनेबल है। तो BGR एनर्जी के नतीजे भी दमदार हैं, और साउथ फैक्टर काम करता हुआ दिख रहा है। चार्ट्स पर भी है क्या कोई साउथ फैक्टर ऐसा? पॉजिटिव है अनिल जी। 118 का भाव चल रहा है फिलहाल, 118, 119, 114 का स्टॉप लॉस, 128 का टारगेट। 1 या 2 दिन का व्यू है। 128। आपने ट्रेक किया है इस स्टॉक को? क्योंकि मेरे ख्याल से पहले जो इसके चेयरमैन होते थे वो उनकी डेथ हो गई, लेकिन उस कंपनी की परफॉर्मेंस उस जमाने में तो बड़ी जबरदस्त आया करती थी। मेरे ख्याल से ऑर्डर बुक तो इनकी अच्छी है, एग्जीक्यूशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इनका जो काम है अनिल जी, मेरे ख्याल से पावर कंपनी से रिलेटेड है, और मेरे ख्याल से पावर कंपनीज का प्रोजेक्ट मिलने के बाद ही इनके बिजनेस को ट्रैक्शन मिलता है। तो मेरे ख्याल से नतीजे तो डेफिनेटली अच्छे हैं, बट आगे के जो 1-2 क्वार्टर्स रहेंगे वहां पे एग्जीक्यूशन अगर ठीक ठाक रहता है तो डेफिनेटली यहां से भी बढ़त पॉसिबल है। अच्छा, ये एक कारण और है आपकी स्क्रीन पर जो अभी आ रहा है, BGR एनर्जी, ये इसमें 5वें नंबर पे नहीं होना चाहिए, फिर ये थोड़ा और ऊपर होना चाहिए। मैंने भी रिकमेंड किया। 3 फैक्टर हो गए, ये तीसरा फैक्टर है। वो कहते हैं 3 इक्के, एक साउथ फैक्टर, दूसरा रिजल्ट, और तीसरा हेमंत की टीम का स्टॉक 2020 का प्लेयर। तो ये 3 रीजन है BGR एनर्जी में बड़ी तेजी हो रही है। 127 बताया ना आपने आज? 127 आज ही आ जाएगा, आज नहीं आया तो कल तो आएगा ही आएगा। और ये है टीम नीरज की, पार्श्वनाथ, कोसिन, ILFS इंजीनियरिंग, कल्याणी, A to Z, ये तमाम शेयर है। तो एक बार वापस हेमंत की टीम लाइए जरा। ये कोसिन 15% ऊपर है। अच्छा, 15% के सामने हेमंत का कौन सा स्टॉक हुआ? 13% हुआ। तो अभी तक के वो मुकाबला कड़ा है। नहीं, मुकाबला कड़ा नहीं, उसमें बढ़त दिख रही है आपकी, क्योंकि वोटों की गिनती में पहले राउंड में स्टील स्टॉक्स के दम पर हेमंत बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। देखिए 3:30 बजे तो रिजल्ट हुए, बढ़त तो यहां पर बनी है। निफ्टी में देखिए 8100 पर पहुंचा है निफ्टी, और सेंसेक्स 15 अंक ऊपर, 0.5% मिड कैप इंडेक्स ऊपर हो चुका है। तो ये बेहतरीन रिकवरी इस वक्त आपको दिखेगी बाजार में, अच्छी रिकवरी आती है। जी हाँ, अच्छी रिकवरी दिख रही है, और बैंक निफ्टी ने जब रिकवरी दिखाना शुरू किया है, HDFC बैंक को एक तरफ रखिए, तो बैंकिंग शेयरों में देखिए अब थोड़ा सुधार देखने को मिल रहा है, जिसके चलते थोड़ा सा संभलते हुए बाजार कोशिश हो रही है बार बार 8100 के ऊपर जाने की निफ्टी की। हालांकि अब तक इसके नीचे ही है, लेकिन कभी भी देखिए इसके ऊपर निकल सकते हैं, ये एक राहत की बात। लेकिन आज एक्शन तो साफ तौर पर
कहीं दिख रहा है तो मिड कैप स्टॉक्स में ही दिख रहा है। पिछले हफ्ते थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस के बाद देखिए आज मिड कैप शेयरों में क्या जोरदार तेजी है। इसी के चलते एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, एक गिरने वाले शेयर के सामने दो बढ़ने वाले शेयर, और ये सूचकांक 0.5% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। वापस से दोहरा दूं कौन से स्टॉक्स हैं जहां सबसे अच्छी तेजी है। स्टील और छोटी मझौली कंपनियों की तो अनिल ने बात करी, मेटल शेयर काफी मजबूत हैं। बीजीआर एनर्जी अब देखिए 6% मजबूत है। सन टीवी भी ऊपर है, राज टीवी भी ऊपर है, तो साउथ की कुछ कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं। पीएनजी ये एक और ऐसा स्टॉक है जिसमें देखिए आज मजबूती देखने को मिल रही है परिणामों के बाद। एनएमडीसी जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन आज के दिन में दिखाते हुए, और नतीजे जहां पर अच्छे आए, अशोका बिल्डकॉन, कोल्टे पाटिल, इंडिया ग्लाइकॉल, लंबी लिस्ट है जहां पर अच्छी खासी खरीदारी होती हुई दिख रही है। लेकिन ये एचडीएफसी में पता नहीं आज इतनी बड़ी बिकवाली क्यों देखने को मिली, और अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ अभी भी कमजोर है, 2.5% नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि निचले स्तर से थोड़ी सी रिकवरी जरूर देखने को मिल रही है। तो दो दिग्गज एचडीएफसी और डॉक्टर कमजोर है, लेकिन बाकी शेयरों में एक अच्छी रिकवरी। बड़ी प्राइस वाले स्टॉक बड़ी दौड़ लगा रहे हैं। बॉश 350 रुपए ऊपर है, आइशर 350 रुपए। इनको है ना रुपए में बोलने में बड़ा मजा आता है, नहीं परसेंटेज में तो क्या 1-1.5% ही होते हैं, पौने 2%। 23,000 रुपए का 350 रुपए बोलने में अच्छा लगता है कि 350 रुपए शेयर बढ़ा है एक दिन में। ये दोनों स्टॉक बड़ी तेजी दिखा रहे हैं। तो आइशर की दौड़ शुरू हो चुकी है। पिछले हफ्ते की 5-6% की तेजी के बाद आज फिर देखिए 1-1.5% जनरली होता है कि देखिए उसेन बोल्ट है ना, 100 मीटर तो दौड़ सकते हैं 9.5 सेकंड में, लेकिन मैराथन दौड़नी हो तो ये स्पीड थोड़ी मेंटेन रहेगी, बराबर है ना। लेकिन आप देखिए आइशर मोटर की वो स्पीड मेंटेन है, मैराथन में भी वही स्पीड से दौड़ लगा रहे हैं, तो बड़ी तेजी होती है। अच्छा, क्रॉम्पटन ग्रीव्स पर भी नजर रखिए, अचानक से देखिए यहाँ पर भी दबाव देखने को मिला 6%। हाँ, आज अचानक से यहाँ भी कोई देखिए खबर तो सामने आई नहीं, 6% की बड़ी गिरावट यहाँ देखने को मिल रही है। और अभी अभी ये शॉर्ट्स बने हैं हेमंत, क्योंकि 17% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, 11,16,000 शेयरों का कारोबार ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। क्रॉम्पटन क्या हो रहा है इस स्टॉक में? कुछ 400 दिख रहा है अगले साहब? वीकनेस एज अ ट्रेडर थोड़ा लेट हो गया, ऑलरेडी इट इज फॉलन बाय 6%। एक्चुअली 2.5-3% नीचे था, मैं देख रहा था, मैंने कहा तभी के लेवल वाज द राइट लेवल, अराउंड 7350 वगैरह। अभी 7150 एफएनओ में लॉट साइज बड़ा है तो मतलब नहीं बनता है। तो क्या यूरोप वाला एंगल है यहाँ पे? समझ में नहीं आया, कोई खबर तो है नहीं अचानक से। एक्चुअली आज ये समझ में नहीं आ रहा है, बिना खबरों के स्टॉक्स जैसे एचडीएफसी, क्रॉम्पटन, एफआईएस की सेलिंग ही हो सकती है जिसके पास शेयर हो वही बेच रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है। 6% नहीं, क्रॉम्पटन में तो कुछ खबर आएगी। एचडीएफसी तो ठीक है कि एफआईएस की सेलिंग की वजह से हो सकता है, क्रॉम्पटन में तो कुछ ना कुछ खबर, 6% 6.5% ऐसे नहीं गिर सकता बिना खबर के। मिड कैप शेयर है वो, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है पैनिक वाला मामला दिख रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, तो देखना होगा कि वो क्या खबर होती है और यूरोप का एक्सपोजर कितना है। आज जनरली उस फैक्टर के ऊपर भी सबकी नजर रहने वाली है, लेकिन टाटा एलेक्सी, ये हमारे एक्सपर्ट ने खरीदारी करने की राय दी थी, शायद गौरव थे ना जो कह रहे थे खरीदारी करनी चाहिए, और पिछले हफ्ते से वागले साहब बुलिश हैं। वागले साहब ये बताइए, जिसने आपको सुनकर खरीदा है, होल्ड करे और कौन से लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? टाटा ग्रुप का ये स्टॉक सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला है पिछले 1-1.5 हफ्तों में। हेमंत, अगर आप इंट्राडे की बात करो तो 1360, 1370 ये लेवल मैं सरप्राइज नहीं हूंगा, आज ही आएंगे, 20 रुपए ऊपर है, तो वहां पर थोड़ा प्रॉफिट बुक करें। अगर थोड़ा सा लंबा व्यू पोजिशनल लेते हो तो मुझे 1450 के आसपास का व्यू बैठता है 1-2 हफ्ते के लिहाज से। ओके, 1-2 हफ्ते के लिहाज से थोड़ी सी यहाँ पर तेजी और बन सकती है। बुलिश है महाराष्ट्र, और यहाँ पर अब वागले साहब भी बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। और स्टॉक्स जहां पर एक्शन दिख रहा है, अदानी एंटरप्राइजेस। गौरव, ट्रेड लेंगे कुछ यहाँ पर? ओपन इंटरेस्ट 5 लाख शेयरों से बढ़ा है, स्टॉक 1.5% मजबूत है, अदानी एंटरप्राइजेस। इसके साथ अगर रखना तो आप ऑप्शंस में रखिए, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम तो है, पोजीशंस और अच्छी बनी है, लेकिन ऊपर में ज्यादा नहीं, लेकिन 71-71.5 के करीब में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी है, तो इसके ऊपर थोड़ी और सिचुएशन थोड़ी बेटर होगी। तो मुझे लगता है कि ऑप्शंस के साथ अगर आप करते हैं प्ले तो वो बेहतर होगा। ये तो ऑप्शंस के साथ प्ले करिए, वो ज्यादा बेटर रणनीति हो सकती है। लेकिन आज टाटा एलेक्सी के अलावा देखिए जेएसपीएल में भी तेजी देखने को मिल रही है, तो कुछ पिटे हुए काउंटर्स, आज मेटल्स में ओवरऑल तेजी देखी जा रही है। ये बताइए कोई मेटल काउंटर अविनाश जो आपको अच्छा लगता हो इस खबर के दम पर, जिसको पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि मेटल कंपनियों में आप देखें निचले स्तर से क्या रिकवरी देखने को मिली है, और एक बड़ी वजह तो एमआईपी है ही, और उसको एक्सटेंशन मिला है। तो आपको कोई शेयर जो पोर्टफोलियो में रखने लायक लगता हो?
मेरे ख्याल से छोटी कंपनीज में कल्याणी स्टील एक अच्छी इन्वेस्टमेंट चॉइस रहेगी। आई थिंक यहाँ पे अर्निंग्स में डेफिनेटली हमने लास्ट 2 क्वार्टर से काफी अच्छा सुधार देखा है। एमआईपी के कारण डेफिनेटली इनको ज्यादा मदद मिलेगी। इनका डोमेस्टिक मार्केट ज्यादातर ऑटो एंसिलरीज कैपिटल गुड्स में एक्सपोजर है, तो यहाँ पे डेफिनेटली इंटरेस्टिंग रहेगा कि आने वाले 2 क्वार्टर्स भी काफी अच्छे आए, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड इन दिस मिड कैप शुड बी इंटरेस्टिंग। नीरज की टीम में भी था आज। ओके, ओपनर था 2.5% मजबूत। ओके, अरे सारे, अच्छा ये तो अच्छा टीम के नहीं है ये सारे, लेकिन इसमें एक स्टॉक मिसिंग है हेमंत, उषा मार्टिन। उषा मार्टिन देखी जरा नहीं कि उसका क्या प्राइस चल रहा है उषा मार्टिन का, देखते हैं। एक्चुअली थोड़ा क्योंकि छोटा स्टॉक है, रेडार छोटा 5% के ऊपर है बिल्कुल। तो उषा मार्टिन भी इसी लिस्ट में छोटे छोटे शेयर इसीलिए भाग रहे हैं। देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है, एमआईपी की वजह से सारे छोटे शेयर भाग रहे हैं। ये कुछ बड़े शेयरों पर ज्यादा उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन छोटे शेयरों पर फर्क पड़ता। तो ये देखिए उषा 11%। तो मिड कैप लगाने की सर बताइए, आपने नाम लिया तो भागा है, बट यस मुझे लगता है ये 18-19 तक जा सकता है कुछ दिनों में ऑब्वियसली। तो परसेंटेज में तो ये बहुत ज्यादा जा रहा है कि मतलब अच्छा रुपए मुझे लगा आज ही 18-19% आप बोले। 18-19 का टारगेट है। हाँ, और 14 के नीचे का स्टॉप लॉस होगा, पोजिशनल व्यू होगा। पोजिशनल व्यू उषा मार्टिन। तो चलिए लेते हैं छोटे स्टॉक्स बड़ी उछाल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, छोटे स्टॉक बड़ी उछाल। तो कैश मार्केट का, कैश इज किंग, कैश स्टॉक्स आर किंग। ठीक है, चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद भी हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। तब तक ब्रेक के दौरान हम कुछ और आपके लिए मौके ढूंढते हैं, क्या कुछ एक्शन स्क्रीन पर है बताएंगे, और ट्रेडिंग के मौके भी इस ब्रेक के बाद बने रहिए। दिशा की तलाश में है बाजार, कभी ऊपर कभी नीचे। 30 अंकों का नुकसान। सेंसेक्स में निफ्टी 5 अंक नीचे, लेकिन मिड कैप इंडेक्स ने थोड़ी मजबूती रखी है बरकरार। बैंक निफ्टी कमजोर होकर 35 अंक नीचे। तो कुल मिलाकर छोटे दायरे में उतार चढ़ाव के बीच कारोबार होता हुआ दिखा है। निफ्टी ने 8100 के पार जाने की कोशिश की। 8103 आज का हाई है, और 8070 कल का शुक्रवार का जो लो था वही लो आज भी है 8071 का। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि रेंज बाउंड ट्रेड है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, पूरी तरह से एक्शन बन नहीं पा रहा है किस तरफ जाना है, लेकिन एक्शन बनता दिख रहा है डायरेक्शन के साथ। वो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स में 8.5% का बड़ा कट। हम अभी तक कोशिश कर रहे हैं कि किस वजह से हो सकता है। एक तो ये जो अविनाश बता रहे थे अभी कि यूरोप में इन्हें कुछ कारोबार बेचने थे, वो शायद कटाई में पड़ते हुए दिखे हैं, तो एक रीजन वो हो सकता है, वो एक रीजन हो सकता है। लेकिन अल्टीमेटली देखना होगा इतनी तेज गिरावट किस कारण से यहां पर होती दिख रही। तो 8.5% का नुकसान, और 22% यानी 15 लाख शेयर वायदा कारोबार में जुड़ चुके हैं। इस काउंटर पर बड़ा नुकसान होता दिख रहा है यहाँ पर। बिल्कुल बड़ा नुकसान। आप देखिए 4-5% नीचे था जब ये शेयर एनालिस्ट दिखा था, हमारे रडार पर आया था। उसके बाद से ये धीरे धीरे करके फिसलता जा रहा है। आज का सबसे बड़ा एक्सीडेंट तो मुझे यही नजर आ रहा है। ये बताइए कौन सा वो एसेट था, कुछ आपको याद पड़ता है क्या, क्रॉम्पटन ग्रीव्स का, जो ये बेचना चाहते थे, जो अब तक नहीं बिका है? नहीं, इन्होंने एक्चुअली एनालिस्ट को कहा था कि यूरोपियन में इन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया था यूरोप में, उनको बेचने के लिए उन्होंने ऑलरेडी डील साइन की थी, और इसका फ्रक्टिफिकेशन शायद दिसंबर के करीब आने वाला था। तो शायद वो एक रीजन होगा। मुझे याद आता है जब ब्रेक्जिट हुआ था, उसके बाद इसी तरह का एक मूव टाटा स्टील में देखने को मिला था, क्योंकि लोगों ने मानकर चलने लगे कि टाटा स्टील भी शायद यूरोप के एसेट्स को नहीं बेच पाएगा, या मुश्किल होगी, या फिर वो वैल्यूएशंस नहीं मिलेंगे जो अभी वो कमांड करता है। तो शायद उस वजह से इस स्टॉक में दबाव देखने को मिल रहा है। हो सकता है रीजन, ये पोस्टमार्टम है, डायग्नोसिस नहीं है एक्चुअली। कंपनी से एक बार बात करनी पड़ेगी, वो तो आसान है कि मरने के बाद पता लगे क्यों मरा था, लेकिन पहले डायग्नोसिस। एक्चुअली प्रॉब्लम वही है कि इतना बड़ा फॉल कोई कोई खबर होनी चाहिए, ऐसा लगता है। तो खबर पता करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जिनमें हमें पता है क्यों गिर रहे हैं वो शेयर बता दूं। ड्रेजिंग 5.5% कमजोर है खराब नतीजों की वजह से। सुप्रीम इंफ्रा 3% कमजोर है खराब नतीजों की वजह से। फ्यूचर एंटरप्राइजेस 3% कमजोर है, ये भी खराब नतीजों की वजह से। अच्छा अनिल, आप देखिए आज एक और चीज देखने को मिल रही है, आईटी कंपनियां
2% टीसीएस देखिए कमजोर है, एचसीएल टेक 1% कमजोर है, तो आईटी कंपनियों में भी तेजी नहीं देखने को मिल रही है। शायद इसको भी जिन कंपनियों का एक्सपोजर यूरोप के ऊपर है, हम इसलिए शुरुआत में कह रहे थे जिन कंपनियों का एक्सपोजर यूरोप के ऊपर है, अब यूरोपियन यूनियन, आज क्रिसवुड ने जो बोला है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं कि अगले 2 साल में यूरोपियन यूनियन खत्म हो जाएगा, बिखर जाएगा। तो ये एक बड़ा स्टेटमेंट है, और वो भी क्रिसवुड जैसे सीएलएसए के दिग्गज धुरंधर की तरफ से। आईटी कंपनियों को वैसे तो देखिए मजबूत होना चाहिए, क्योंकि रुपया कमजोर हो रहा है और डॉलर इंडेक्स भी देखिए बढ़ेगा अगर अगले हफ्ते ब्याज दरें अमेरिका में बढ़ती हैं। लेकिन ये एक और सेक्टर है जो आज सबसे ज्यादा कमजोरी दिखा रहा है। आईटी कंपनियों में टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो या कोई और चार्ट्स पर आपको ज्यादा कमजोर कौन सी लगती है वागले साहब? टीसीएस ने एक अहम लेवल तोड़ा है हेमंत, 2200 का। मुझे लगता है वो अच्छा खासा गिरना चाहिए। 2130 का मेरा टारगेट होगा। अभी 50 रुपए वहां से भी ऊपर है, और एक 25 रुपए का स्टॉप लॉस, 50 रुपए का इंट्राडे व्यू है। गौरव, ये शॉर्ट किया जाए क्या एमएनएम फाइनेंस? क्योंकि अगर बाजार कमजोर होता तो जनरली मिड कैप स्टॉक्स और वो भी ये एनबीएफसीज में कमजोरी दिखती है। स्टॉक है 1.25% कमजोर है एमएनएम फाइनेंस, और 3.5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पर एडिशन जोर से होता दिख रहा है, 3-3.25 लाख शेयर जुड़ गए हैं। क्या शॉर्ट्स बन रहे हैं कुछ यहाँ पर? जी, शॉर्ट्स तो बन रहे हैं। आप एक बार चाहे तो कोशिश इसमें कर सकते हैं शॉर्ट्स की। 260 का इसमें एक बार इमीडिएट लेवल्स आपको देखने मिल सकता है, लेकिन एक ये कहूँगा लॉसेस काफी बड़ी है और स्टॉक काफी ऊपरी लेवल से 300 के करीब के लेवल से एक बार गिर चुका है। तो थोड़ा सा इसके अंदर आप केयरफुल रहेंगे तो बेहतर है, लेकिन आप 3-4 रुपए के स्टॉप से एक बार बेच सकते हैं। ओके, शॉर्ट किया जा सकता है एमएनएम फाइनेंस में। और एक बात तय है कि अगर बाजार कमजोर होगा तो ये तमाम एनबीएफसी गिरने में आगे रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इस स्टॉक पर नजर रखिए, देखते हैं आगे किस तरह का कारोबार एमएनएम फाइनेंस में होता है, क्योंकि पोजीशंस तो बनना शुरू हो गई है। यहाँ भी ओपन इंटरेस्ट 4% बढ़ा है। एक्चुअली ये ओपन इंटरेस्ट क्रॉम्पटन में जो हमने मिस किया उस वक्त वो इतना ही था, 3.5-4%, लेकिन क्रॉम्पटन अब देखिए 8% कमजोर हुआ है। चलिए, वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से विदा लेने का। गौरव बिस्सा, मानस जायसवाल, अविनाश गोरक्षकर और वागले साहब, शुक्रिया आप सबका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार और तमाम शेयरों पर अपनी राय हमारे दर्शकों को देने के लिए। लेकिन चूंकि ग्लोबल मार्केट्स में भरपूर एक्शन, और इटली के रेफरेंडम के बाद क्या होगा दुनिया भर के बाजारों का, 7 तारीख को है पॉलिसी हमारी आरबीआई की, और 13-14 को फेड की पॉलिसी है अमेरिका में। इन सब घटनाओं का क्या असर पड़ने वाला बाजार पर, ये जानेंगे। एम्बिट सिंगापुर में डायरेक्टर इंस्टीट्यूशनल सेल्स प्रमोद गुब्बी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने वाले इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं पहला सौदा। बाजार बिल्कुल फ्लैट कारोबार करता हुआ दिख रहा है, लेकिन 8100 के नीचे ही निफ्टी ने अब तक ज्यादातर समय बिताया है। सेंसेक्स देखिए 40 अंक की गिरावट दिखाता हुआ, बैंक निफ्टी उतार चढ़ाव दिखा रहा है, कभी हरे निशान में तो कभी लाल निशान में। तो सेटल होने की कोशिश कर रहा है मार्केट, लेकिन एक सेक्टर जो मजबूत है अब तक सुबह से वो है मिड कैप इंडेक्स, और अभी भी देखिए हर निशान में ये सेक्टर ट्रेड करता हुआ। लेकिन ओवरनाइट अगर एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ है तो इटली के रेफरेंडम हुआ है, और उसके बाद वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं। चलिए इस पर बात करते हैं। एम्बिट सिंगापुर के डायरेक्टर इंस्टीट्यूशन सेल्स प्रमोद गुब्बी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुब्बी साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप कैसे रीड कर रहे हैं इस इटली के रेफरेंडम को, और इसके बाद यूरोपियन यूनियन के ऊपर आपका क्या व्यू बन रहा है? Yeah, I mean, it's clearly a sign of things to come in Europe. Clearly, there is an anti-establishment view there against any element of tough decisions by the government. To that extent, we can expect reforms in the European Union to be delayed even further, and that's clearly not going to be positive for the asset markets and also the currency there. Having said that, in terms of its spillover to the global markets, maybe in some ways curtailed because a lot of people were expecting in any ways and to some extent factor into the prices. I wouldn't believe if too many people would have expected a yes vote here. So to that extent, a rub off on global markets is likely to be limited here. इसके अलावा डीमोनेटाइजेशन, ये जो सरकार ने एक बहुत बढ़िया लॉन्ग टर्म के लिए काम किया है,
इसके चलते कुछ दिक्कतें देखने को मिल रही हैं और खास तौर पर अब चर्चा हो रही है कि शायद जीएसटी की जो समय सीमा थी जब इसे इंप्लीमेंट करना था वो थोड़ी बढ़ सकती है। 1 अप्रैल 2017 से लोग मान रहे थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि शायद डेडलाइन बढ़ जाए। जीएसटी के ऊपर अभी पॉलिटिकल पार्टीज एक मत नहीं हो पा रही हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसे, और अगर ये रिफॉर्म डिले होता है तो क्या आप निराश होंगे? No, I think 1st April was always a challenge. I don't think we were in a position, particularly in terms of the infrastructure. There's still a lot of work to be done, and we're just barely 4 months away. So to that extent, 1st April was always looking like a bit of a stretch. Even if it's 1st October, I don't think it'll be too much of a disappointment. Yes, we would have liked this to kick off as early as possible. But in any case, like I said, given the challenges involved in pushing it through by April, much of the expectation was around realistically starting in October. So even if it starts in October, I don't think it's a major setback for the reform agenda or the markets in general. प्रभु जी, एक हमारे बाजार के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए जो बड़ी इवेंट है, अब 7 तारीख को चूंकि पॉलिसी आने वाली है आरबीआई गवर्नर साहब की, क्या उम्मीद है आपकी, कितना ब्याज दरों में कटौती होगी और आगे के लिए क्या डायरेक्शन मिलेगा सर? I think clearly we are in a dovish phase, given where growth has gone. Growth clearly taken a beating. There is a huge requirement for a stimulus, both monetary and fiscal in some ways. But we are expecting about 50 basis points cut for the rest of the year, 25 of which could come this week, and there could be guidance on another 25 later in the fiscal year. However, in terms of implications on the market, we reckon it will be limited because we're already looking at significant liquidity in the system, which has already pushed down bond yield rates. So at the margin, the RBI repo rate is unlikely to be the driver of system interest rates, at least for now. However, sentiment-wise, yes, it does give a direction that the RBI is keenly looking at the growth constraint that demonetization will bring, and is willing to support in the form of interest rate cuts. अच्छा सर, ये बताइए, FIIs का फ्लो इसने बड़ा दिक्कत में डाला हुआ है घरेलू इन्वेस्टर्स को। लगातार देखिए बिकवाली होती हुई दिख रही है कैश मार्केट में। इन फ्लोज को आप किस तरह से रीड कर रहे हैं? भारत में दिक्कत है या इमर्जिंग मार्केट की प्रॉब्लम है ये? I would think it's more of an emerging market problem. I don't think we have lost, maybe a tad over our proportion of the emerging market indices, and the way I see it, much of the selling has come through ETFs, and to that extent we wouldn't have been immune. There might have been some investors on the margin who might have got spooked by the demonetization. Having said that, in reality, on our desk and anecdotally, I find more active, i.e. non-ETF investors being more positive on India. They're taking a very positive view on the whole demonetization thing. It is a step in the right direction from a long-term perspective. If in the short term, because of the growth falling off a cliff, the markets correct a bit, they're more than happy to buy into this sort of correction. So I would be less worried about demonetization causing these outflows. It's more of a global event which has clearly pulled money out of emerging markets in general. प्रमोद सर, फिर इस वक्त हिंदुस्तान में अगर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखना हो तो कौन सी थीम्स, कौन से सेक्टर्स आपको आकर्षक लगते हैं जहां इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? I think consumer staples catering to the bottom of the pyramid is perhaps one area, because clearly based on the signs that we've got from the government in terms of its agenda, we're likely to see some sort of a fiscal stimulus come through to support growth, which will clearly take a hit in the short term from this demonetization thing. And any sort of fiscal stimulus, in our view, is likely to be directed at the bottom of the pyramid, given we have elections coming up early next year.
To that extent, staples are perhaps likely beneficiary of such a stimulus. Other than that, we are looking at market leaders in sectors where there are huge unorganized sectors. A combination of demonetization, move towards a cashless economy, as well as GST later on in the year, will clearly put the pan-India branded organized players in a very strong footing against the large unorganized community. That should mean that irrespective of where broader economic growth goes, continuing to take market share from the unorganized segment itself will drive strong revenue and earnings growth for these guys. So I would look for sectors, particularly in consumer durables. Home building materials is more of a long-term play because the hit from real estate is going to be short-term, but these are sectors where there are large unorganized segments which can drive long-term growth for the organized guys. इसी बीच कुछ खबरें आती हुई अडानी एंटरप्राइजेस से रिलेटेड। अडानी एंटरप्राइजेस को ऑस्ट्रेलिया में 2170 करोड़ डॉलर के माइनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए मंजूरी मिली है, तो अच्छी खबर, पॉजिटिव खबर अडानी एंटरप्राइज के लिए। और एक और स्टॉक देखिए जो पिछले कई मिनटों में अच्छी तेजी दिखा रहा है, वो है कोल्टे पाटिल का स्टॉक। अब 15% की तेजी यहां पर बनती हुई दिख रही है। अच्छे नंबर्स इन्होंने पेश किए, तो अच्छी पॉजिटिव खबरों का असर कई शेयरों पर आज मिड कैप स्टॉक्स पर देखने को मिल रहा है। मिड कैप इंडेक्स देखिए सुबह से एक बार भी लाल निशान में नहीं फिसला है और अब बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा सुधरने की कोशिश करता हुआ। सर, आपसे राय लेना चाहूंगा बजट पर। अब 2 महीने से कम बचे हैं इस बजट के लिए, क्या अपेक्षाएं हैं, किस तरह का बजट हो सकता है और किस सेक्टर के ऊपर सरकार सबसे ज्यादा फोकस करेगी? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं शायद इंफ्रा के ऊपर काफी बड़ा फोकस आ सकता है इस बार। Quite possible. Like I said, there is a dire need to stimulate the economy again, to take it out of the slowdown that demonetization has brought about. And stimulus can come in both directions. One is obviously some sort of doles into the bottom of the pyramid, which will start consumption at those levels, and also in some ways addresses the populist agenda of the government. Secondly, I guess infrastructure has been one of the focus areas for this government, and if there is some element of benefit coming from demonetization or the extinguishing of black money, that might give some extra room for increasing the budget for infrastructure. So we expect both stimulus on capital spending from the government and also revenue expenditure from the government in this budget. ओके, और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत कर रहे हैं पेट्रोटेक 2016 समिट पर। आइए सुनते क्या कहना है। Showing results in terms of economic growth and development. Apart from fast growth, our economy has also been more stable than most others. While the global economy is going through a period of uncertainty, India has shown tremendous resilience. Our current account deficit has improved steadily and reached the decade low in the June quarter. Foreign direct investment in India was at the highest level in 2015-16 at a time when global FDI has fallen. According to the Bank of International Settlements, India is less vulnerable to banking distress among the major economies. India's economy is expected to grow 5-fold by 2040. As per estimates, India is poised to account for 1/4 of the incremental global energy demand between 2013 and 2040. India is expected to consume more oil in 2040 than the whole of Europe. We expect manufacturing to account for 25% of GDP by 2022 against
16% now. Transport infrastructure is also expected to increase manifold. The commercial vehicle population of 13 million is projected to reach 56 million by 2040. In civil aviation, India is currently the 8th largest market in the world and set to become the world's 3rd largest by 2034. तो पेट्रोटेक 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन इस बीच बाजार देखिए दुनिया भर की कमजोरी के बावजूद भारतीय बाजार होल्ड करने में कामयाब है। आगे कैसा रहेगा सेशन ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे कमोडिटी बाजार की ओपनिंग भी। प्रियंका संभव हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी हैं। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।